गुड आफ्टरनून एवरीवन। पीसी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो में जो आप लोगों के लिए लेकर उपस्थित हुआ हूं। आपका यह जो वीडियो है उन सभी अभ्यर्थियों के लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगा जो सीटेट जुलाई 2023 के लिए जो फॉर्म भरे हैं सीटेट को पास करने के लिए, उसके लिए ये वीडियो बहुत ही उपयोगी होगा। और इस बार आप लोगों से एक ही यह है कि आप इस बार सीटेट को पास कर लें, क्योंकि सीटेट हमेशा कुछ न कुछ नया परिवर्तन लाता है। इसलिए आप किसी भी तरह से इस बार आप सीटेट जुलाई 2023 जो है आपको पास करना है और सीटेट को नहीं करेक्ट करके आपको सभी को दिखाना है। इसके लिए आपके साथ हमेशा बने रहेंगे इस चैनल के माध्यम से, और आप लोग इस बार सीटेट सभी पास करेंगे यह मान के चलेंगे जो इस चैनल से जुड़ा हुआ है। इसलिए इस बार सीटेट पास, क्योंकि अब हम आपके लिए इतना अच्छा क्वेश्चन का कलेक्शन लेकर के आप लोगों के बीच आएंगे और सभी महत्वपूर्ण प्रश्न रहेगा, चाहे वह पेपर 1 या फिर पेपर 2 हो या फिर आपका कॉन्सेप्ट का भी वीडियो का आवश्यकता हो तो उसको भी हम इस चैनल पर अपलोड करेंगे। और मॉडल सैंपल क्वेश्चन पेपर या फिर जो प्रीवियस ईयर तो इतना करा देंगे पेपर 1 पेपर 2 दोनों के लिए जो आप लोग के लिए सफिशिएंट रहेगा सीटेट को पास करने के लिए। कहीं से इधर उधर आपको कोई भी चैनल को विजिट करने का कोई ज़रूरत नहीं है। आप इस चैनल से जुड़े रहिए और आप मान के चलिए कि आप इस बार सीटेट आप पास, क्योंकि और सभी का कम से कम 110 प्लस होना चाहिए, क्योंकि 110 प्लस रहता है कुछ थोड़ा सा अच्छा स्कोर रहता है। ये मान के चलिए 90 तो इजी वे से आप पास कर जाएंगे, क्योंकि CDP 2-3 सेक्शन से आप 90 लेकर आ जाएंगे, लेकिन आपको 110 प्लस चाहिए। चलिए तो आज हम देखते हैं आपका ये जो हिंदी का जो ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, PYQ है, जो आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है हिंदी का, जो आज इस वीडियो में देखने वाले हैं। और ये आपका जो 9 जनवरी 2023 क्या है 9 जनवरी 2023 ये आपका जो क्वेश्चन पेपर आप देख रहे हैं, ये आपका 9 जनवरी 2023 को आपका पूछा हुआ क्वेश्चन पेपर है। 9 जनवरी 2023 में जो सीटेट का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें यह क्वेश्चन पेपर पूछा गया है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। फिर बार बार पूछने की वो संभावना है, क्योंकि प्रीवियस ईयर तो आपका 60-70% तो रिपीट करता है। आप प्रीवियस ईयर भी केवल कर लेते हैं तो आपका 70% मार्क्स आपका आ जाएगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर बहुत ज़्यादा रिपीट करता है सीटेट के एग्ज़ाम में। नहीं सिलेबस कुछ बदलता है और नहीं पैटर्न, बस पैटर्न तो आप जान रहे हैं कि क्या है। तो आज स्टार्ट करते हैं ये वीडियो को। देखिए अब हिंदी को पास करना बहुत ही आसान है, क्योंकि हिंदी को पास करना नहीं, हिंदी में 30/30 लाना बहुत आसान है। पास तो आप ओवरऑल सभी को मिला के करना होता है। देखिए अब 15 नंबर तक का पेडागोजी है और 15 नंबर का पैसेज है, जो कि आपका 2 पैसेज, एक पैसेज 9 नंबर का और दूसरा आपका 6 नंबर का जो आपका कविता वाला पैसेज है। जो कविता पढ़ेंगे उसका उत्तर करना होगा। कविता पढ़ के 6 क्वेश्चन को आंसर करना और पैसेज पढ़ के आपको 915 तो आपको क्वेश्चन में ही रहेगा इसका आंसर, पैसेज में ही रहेगा उत्तर, उसको पढ़ के आंसर करना होता है। और 15 नंबर पेडागोजी होता है, जो कि अच्छा से करने का ज़रूरत है। पेडागोजी आपको समझने वाला है, बाकी तो पैसेज तो आप पढ़ के उत्तर कर सकते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखिए आप देख पा रहे हैं कि 91 से 99 तक आपका क्या है, गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों का सही विकल्प को चुनाव करना है। आपका गद्यांश देखिए, गद्यांश को ध्यान से सुनेंगे पढ़ेंगे और आपका उसका 9 क्वेश्चन आपका यहाँ से आपका कर लेंगे। चलिए, समय की उपेक्षा करने वालों को समय नष्ट कर देता है। महात्मा गांधी सभी कार्य निर्धारित समय पर करते थे, इसलिए अत्यंत व्यस्त होते हुए भी निरंतर प्रगति करते हुए सरलतम महानतम व्यक्तियों की श्रेणी में पहुँचे। जेम्स वाट, मैडम क्यूरी और एडिसन ने समय के प्रत्येक पल का सही उपयोग कर संसार को महान आविष्कारक प्रदान किए। समय का सदुपयोग भाग्य निर्माण की आधारशिला है, इसलिए समय का जो है हर मनुष्य को सदुपयोग करना चाहिए। समय को व्यर्थ में नहीं गंवाना चाहिए। और असमय कार्य करने वाले कायर और निरुद्यमी बन जाते हैं, इसलिए आपको समय पर सभी काम को करना है। अपने कर्तव्य कर्म को बिना विलंब किए करना ही
समय का सदुपयोग है। अपने कर्तव्य कर्म को बिना विलंब किए करना ही समय का सदुपयोग है। यानी जो काम आपको मिला है उसको आप समय रहते आप उसको कर लीजिए, टालने का प्रवृत्ति को आपको छोड़ देना है कि आज करेंगे कल करेंगे, ऐसा कुछ नहीं। बस समय पर निर्धारित सभी काम को कीजिए, वही क्या है समय का सदुपयोग है। ऐसा करने वाला ही समय का पारखी भी है, और जो समय का सदुपयोग करना जान लेता है वह जीवन का सही ढंग से जीना सीख जाता है। हर व्यक्ति को पैसों की अपेक्षा समय का अधिक हिसाब रखना होगा, तभी वह अपने क्षेत्र में सफल हो पाएगा। क्योंकि समय का महत्व जो दे देता है, इसलिए वो क्या हुआ बहुत आगे तक वो बढ़ता है। क्योंकि टाइम इज वेरी प्रेशियस, समय क्या है बहुत मूल्यवान है। समय एक बार आपके हाथ से चला जाएगा, फिर वो कभी न आता है और नहीं कभी आएगा। इसलिए समय को आप इसको समय क्या है वो निरपेक्ष है, वो आपका क्या है किसी के सापेक्ष वो चलता नहीं है। इसलिए समय का सदुपयोग करना सीखिए, और जो मनुष्य समय का सदुपयोग करना सीख गया वो क्या है जीवन का सही जो है ढंग वो सीख जाता है जीने का। तो इसलिए ये बहुत ही अच्छा गद्यांश के माध्यम से सीख मिला, जो कि आपको हर किसी को ये चीज़ समझने की आवश्यकता है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो है फर्स्ट क्वेश्चन आपका 91 क्या है पैसेज में। समय नष्ट कर देता है। समय नष्ट क्या कर देता है? समय का सदुपयोग करने वालों को, समय व्यर्थ गंवाने वालों को, समय का महत्व जानने वालों को, या फिर समय को समय देने वालों को। तो आप अभी पैसेज को पढ़ें, ध्यान से पढ़े होंगे, या फिर से आप जा कर के पैसेज को पढ़ सकते हैं, या फिर ध्यान से सुने होंगे, तो इसका उत्तर आप आसानी से दे देंगे। तो इसका जो उत्तर होगा आपका समय नष्ट कर देता है। किसको नष्ट कर देता है? समय व्यर्थ गंवाने वालों को। समय जो है आपका व्यर्थ में गंवाने वालों को समय क्या करता है? नष्ट करता है। समय का महत्व यदि आप नहीं समझ पाएँ समय रहते, तो फिर आपको समय का जो है आपका मूल्य आपको चुकाना पड़ेगा। इसलिए समय नष्ट कर देता है समय व्यर्थ गंवाने वालों को। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपका है क्वेश्चन नंबर 92। क्वेश्चन नंबर 92 आपका है, महात्मा गांधी की गणना सरलतम महान व्यक्तियों में होती थी क्योंकि वे प्रसिद्ध वकील थे, उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था, या फिर वे समय के पाबंद थे, या वे अच्छे वक्ता थे। तो यहाँ पर आपका ये सब कुछ नहीं कि वे प्रसिद्ध वकील थे या फिर वे उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था, ऐसा कोई बात नहीं। ये सब तो सेकेंडरी मैटर है, या फिर वे अच्छे वक्ता थे, ये सब कुछ नहीं। वो जो उसका जो मेन जो महात्मा गांधी के लिए जो सफलतम और महान व्यक्तियों में जो होती है, वो उसमें मेन क्या था महात्मा गांधी में? वे समय के पाबंद थे, समय का सदुपयोग करते थे, यानी समय को व्यर्थ में वो गंवाने वाले में से नहीं थे। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। महात्मा गांधी की गणना सफलतम महान व्यक्तियों में होती है क्योंकि वह समय के पाबंद थे, समय को सदुपयोग करते थे, समय का व्यर्थ में वो मतलब समय को नहीं गंवाते थे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। महात्मा गांधी समय के पाबंद थे, चलिए वो यानी सदुपयोग करना जानते थे समय का। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं 93 नंबर क्वेश्चन क्या है? 93 नंबर क्वेश्चन क्या है? आप हिंदी वगैरह सब्जेक्ट जो है इससे आप बहुत ही ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि सब सब्जेक्ट को आप इग्नोर करके नहीं चलेंगे, क्योंकि आपका हिंदी हो गया, ईवीएस हो गया, ये सब में आपका नंबर यदि आ जाता है ज़्यादा अच्छा, तो फिर आप स्कोर आप अच्छा कर पाएंगे। इसलिए आप किसी भी सब्जेक्ट को हल्का में नहीं लेंगे और सभी में आपका अच्छा प्रदर्शन करने का प्रयास करेंगे। यही आप लोगों से आग्रह है, विनती है, निवेदन है, क्योंकि आप जब तक आप किसी भी सब्जेक्ट को आप बारीकी से अध्ययन नहीं करेंगे, बारीकी से सुनेंगे नहीं, गहन अध्ययन नहीं करेंगे, तो फिर आपका अच्छा स्कोर नहीं आएगा। अब 90 पार कर लेना बड़ा लक्ष्य नहीं है, किसी टेटम पास करके नहीं, आपको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आपको लाना है। 110, 120, 130, 40, आप तो देख रहे हैं कि 140 भी पार कर जाता है जो पढ़ने वाला। कोई भी लक्ष्य संभव नहीं है, आप 140 का उससे भी ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आपको लाना है, यह लक्ष्य मान के चलना है। चलिए तो भाग्य निर्माण की जो बुनियाद है वह क्या है? भाग्य विधाता, समय का सदुपयोग, समय की बर्बादी और समय कार्य करना। तो भाग्य निर्माण की जो बुनियाद है वो क्या है? वो आपका जो है समय का सदुपयोग है। ऑप्शन नंबर क्या है? 20 का सही हो जाएगा। भाग्य निर्माण की बुनियाद क्या है? समय का सदुपयोग। आप समय का सदुपयोग करते हैं तो आपके भाग्य निर्माण की बुनियाद आप वहीं से आप शुरुआत कर लें। क्योंकि समय का सदुपयोग करना क्या है? आपके बंद किस्मत को भी क्या करता है? वो खोल देता है, और आपका जो है भाग्य को वो क्या करता है? वो बदल देता है। समय का सदुपयोग करने वाला
व्यक्ति का। चलिए तो ऑप्शन नंबर सी 93 का बी हो जाएगा समय का सदुपयोग। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है 94 नंबर क्वेश्चन आपका है, हर व्यक्ति को पैसों की अपेक्षा समय का अधिक हिसाब रखना होगा, तभी वो अपने क्षेत्र में सफल हो पाएगा। वाक्य से तात्पर्य क्या है? देखिए, हर व्यक्ति को पैसों की अपेक्षा समय का अधिक हिसाब रखना होगा, यानी पैसा से ज़्यादा महत्व किसको देना है? समय को। क्योंकि पैसा आपका चला जाएगा, व्यर्थ में खर्च हो जाएगा, तो फिर पैसा आप कमा सकते हैं, पैसा को आप मतलब फिर से वह आप प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन आप समय का सदुपयोग नहीं किए, समय आप व्यर्थ में गंवा दिए, तो फिर वह समय लौट कर आएगा नहीं आएगा। इसलिए हर व्यक्ति को चाहिए कि पैसों की अपेक्षा समय का अधिक हिसाब रखना होगा, तभी वो अपने क्षेत्र में सफल हो पाएगा, अन्यथा वह सफल नहीं हो सकेगा। क्योंकि समय को महत्व नहीं देने वाला व्यक्ति ना कभी सफल हुआ है और नहीं कभी होगा। इसलिए समय से ज़्यादा, पैसों से ज़्यादा समय को महत्व देना है। समय पैसा से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। चलिए तो इस जो वाक्य का जो तात्पर्य है वह क्या है? तो इसका जो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए। क्या हो जाएगा? ए। व्यक्ति तभी सफल हो पाएगा जब वो पैसों की बजाय समय को अधिक महत्व देगा। अब पैसा को महत्व दीजिएगा तो फिर क्या होगा? आप सफल नहीं हो सकते हैं, क्योंकि पैसा को आप व्यर्थ में खर्च करने के बाद उसको आप कमा सकते हैं, कमाया जा सकता है, लेकिन समय व्यर्थ में चला गया तो फिर वह समय वापस नहीं आएगा। इसलिए समय, पैसों से अधिक आपको किसका महत्व देना है? समय का महत्व देना है, तब जाकर के आप सफल हो सकते हैं या फिर हो। इसलिए यह चीज़ आप मान के चलिए कि पैसा और समय दोनों में किसका महत्व देना है अधिक? तो समय का। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका है क्वेश्चन नंबर 95। क्वेश्चन नंबर 95 आपका क्या है? असमय कार्य करने वाले यानी जो समय पर नहीं काम करता, वह क्या हो जाते हैं या फिर क्या बन जाते हैं? तो असमय कार्य करने वाले जो है आपका कायर तथा निरुद्यमी बन जाते हैं। आपका पैसेज में वो बात लिखा हुआ है, आप पैसेज को आप ध्यान से पढ़िएगा, वो आपको सारा चीज़ मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। असमय कार्य करने वाले क्या होते हैं? कायर तथा निरुद्यमी बन जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपका है 96। सदुपयोग का संधि विच्छेद क्या होगा? सदुपयोग का जो है आपका संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसका जो उत्तर होगा सही सद प्लस उपयोग। सदुपयोग का संधि विच्छेद क्या होगा? सद प्लस उपयोग। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपका 97 नंबर क्वेश्चन, जीवन को सही ढंग से जीने के लिए जरूरी है, क्या जरूरी है? जीवन को सही ढंग से जीने के लिए क्या जरूरी है? समय का ठीक से उपयोग। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। जीवन को सही ढंग से जीने के लिए क्या जरूरी है? समय का ठीक से उपयोग। चलिए अगला प्रश्न आपका समय, चुप रहो। अब 98 नंबर क्वेश्चन आपका है, समय शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है? समय शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है? देखिए, प्रत्यय का मतलब क्या होता है? जो आपका समय शब्द जो है आपका है, समय शब्द में किस प्रत्यय का उपयोग होता है? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा एक। ऑप्शन ए इसका ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। समय शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग होता है? तो एक समय का क्या हो जाएगा? एक। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा 98 का। चलिए अगला प्रश्न आपका है 99 नंबर क्वेश्चन, समूह में भिन्न शब्द क्या है? जेम्स वाट, मैडम क्यूरी, महात्मा गांधी या फिर व्यक्ति? तो समूह में जो भिन्न शब्द क्या है? तो आपका क्या है? डी, व्यक्ति। देखिए ये आपका क्या है? ये जो जेम्स वाट क्या है? व्यक्ति का नाम है। मैडम क्यूरी भी क्या है? व्यक्ति का नाम है। और महात्मा गांधी भी क्या है? व्यक्ति का नाम है। तो व्यक्ति क्या है? वो इसमें से अलग है। ये जो चार समूह देख रहे हैं इसमें से व्यक्ति क्या है? वो अलग है। तो 99 का ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अब यहाँ पर फिर आपको देख रहे हैं कि 100 से लेकर 105 तक आपको 6 क्वेश्चन आपका जो इस
काव्यांश को पढ़ेंगे, कविता रहेगा, उसको पढ़ के आपको उत्तर करेंगे, क्या हो जाएगा आपका 6 नंबर आसानी से आ जाएगा। जो बहुत ही आसान है आपका 15 नंबर लाना हिंदी में आपका गद्यांश और काव्यांश पढ़कर, बाकी तो 15 नंबर पेडागोजी है। चलिए तो देखते हैं ये आपका काव्यांश। जहाँ मन निर्भय हो और मस्तक गर्व से ऊंचा हो, जहाँ ज्ञान सहज की प्राप्ति हो, जहाँ विश्व को बांटा न गया हो, संकीर्ण दीवारों से जहाँ शब्द निकलते हो, सत्य की गहराइयों से जहाँ बिना थके कार्यशील वाहें उठती हो, निर्माण की ऊंचाइयों छूने से, और जहाँ तर्क की धारा ने नहीं खोया है अपना पथ, मृतप्राय आदतों के सूखे रेगिस्तान में, ओह पिता मेरे देश को जागृत करो, जागृत करो, जागृत करो। तो बहुत ही अच्छा यह कविता था। उस कविता को पढ़ करके आपको क्या करना, उसका उत्तर देना होता है, और इस तरह से आपका 6 नंबर आपका काव्यांश से आपका आ जाएगा। चलिए तो आपका 101 नंबर 100 क्वेश्चन नंबर क्या है, कविता में जागृत करने से तात्पर्य है, किससे तात्पर्य है, जागृत करने का मतलब इसमें किससे तात्पर्य है। तो ये जो आपका चेतना से, चेतना भरना से, किससे चेतना भरना, जागृत का मतलब चेतना भरना, ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं आपका 101, कविता में किसे महत्व नहीं दिया है, किसे कविता में महत्व नहीं दिया गया, संकीर्ण दीवारों को, निर्भय होने को, या स्वाभिमान को, या फिर अखंडता को। तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, संकीर्ण दीवारों, संकीर्ण दीवारों को कविता में किसे महत्व नहीं दिया गया है, तो संकीर्ण दीवारों को, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका 102 नंबर 102 नंबर क्वेश्चन आपका, कविता के अनुसार बोलने से पहले उसे क्या करना चाहिए, कविता के अनुसार बोलने से पहले उसे क्या करना चाहिए, लिखना चाहिए, या फिर सत्य की कटौती पर कसना चाहिए, या फिर समय का ध्यान रखना चाहिए, या फिर व्यक्ति का ध्यान रखना चाहिए। तो कविता के अनुसार बोलने से पहले उसे क्या करना चाहिए, तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है, कविता के अनुसार बोलने से पहले क्या करना चाहिए। तो इसका जो उत्तर होगा आपका समय की कसौटी पर कसना चाहिए, ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा, समय की कसौटी पर कसना चाहिए, ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपका है कविता के अनुसार एक व्यक्ति के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, कविता के अनुसार एक व्यक्ति के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है, धर्म पथ पर अग्रसर होना, या फिर अग्नि पथ पर अग्रसर होना, या फिर सदैव प्रथम आना, या फिर तर्क से काट करना। देखिए कविता के अनुसार जो एक व्यक्ति के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है क्या है, तो आपका धर्म पथ पर अग्रसर होना, क्या है, धर्म पथ पर अग्रसर होना। कविता के अनुसार जो है आपका, कविता के अनुसार एक व्यक्ति के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है, धर्म पथ पर अग्रसर होना, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। 103 का क्या हो जाएगा, ए, धर्म पथ पर अग्रसर होना। चलिए अगला प्रश्न आपका, शब्द में इक प्रत्यय लगाने पर नया शब्द क्या बनेगा। देखिए समय में बताया था, समय में आपका क्या है, समय में कौन सा प्रत्यय है, तो इक। तो यहाँ पे समय में जो शब्द में इक प्रत्यय लगाने पर नया शब्द बनेगा, क्या बनेगा, तो आपका क्या बनेगा, शाब्दिक। शब्द में जो इक बनाएगा क्या हो जाएगा, शाब्दिक, क्योंकि वो प्रत्यय जुड़ा। प्रत्यय का मतलब क्या होता है, जो बाद में जुड़ता है। प्रत्यय का मतलब क्या होता है, जो शब्द के बाद में जुड़ता है उसको बोलते हैं प्रत्यय, और शब्द के जो पहले जुड़ता है उसको बोलते हैं उपसर्ग। तो आप जानते हैं उपसर्ग और प्रत्यय। तो प्रत्यय होता है जो समय के शब्द के बाद में जो जुड़ता है उसको बोलते हैं प्रत्यय, और समय के पहले शब्द के पहले जुड़ता है उसको उपसर्ग। चलिए तो यहाँ पे प्रत्यय लगाना है, तो शब्द में इक लगेगा, प्रत्यय क्या बनेगा, शाब्दिक, ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। 104 का क्या हो जाएगा, सी। चलिए अगला प्रश्न है आपका 105 नंबर, निर्भय शब्द में मूल रूप क्या है। निर्भय शब्द में जो है मूल शब्द है, निर्भय में जो मूल शब्द है वो क्या है, निर्भय शब्द में जो है मूल शब्द क्या है, निर्भय, अभय। तो ये जो निर्भय शब्द है में इसमें मूल शब्द क्या है, तो मूल शब्द आपका क्या है, भय, निर्भय, क्या है, भय, ऑप्शन नंबर सी। निर्भय शब्द में मूल शब्द क्या है, भय। 105 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, भय। निर्भय शब्द में मूल शब्द क्या है, भय। चलिए अगला प्रश्न आपका, निम्नलिखित में से कौन सा बुनियादी पठन कौशल नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा बुनियादी पठन कौशल नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा बुनियादी पठन कौशल नहीं है। तो बुनियादी पठन कौशल क्या है, तो आपको
बुनियादी पठन जो कौशल है वो जो आपका क्या है, आपका डिकोडिंग है, फिर आपका क्या है, शब्द पहचान है, और पठन शब्द भंडार, ये सभी क्या है वो आपका क्या है, बुनियादी पठन कौशल है। तो बुनियादी जो पठन कौशल जो है क्या है वो डिकोडिंग है और शब्द पहचान और पठन शब्द भंडार, ये सभी क्या है वो बुनियादी पठन कौशल है। जबकि आपका बुनियादी पठन कौशल नहीं है बोल रहा है, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, रूप विज्ञान, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। रूप विज्ञान क्या है वो बुनियादी पठन कौशल नहीं है, तो आपका बुनियादी पठन कौशल नहीं है पूछा है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी रूप विज्ञान। जबकि डिकोडिंग, शब्द पहचान, पठन शब्द भंडार, ये सभी क्या है वो बुनियादी पठन कौशल है। चलिए अगला प्रश्न 107 नंबर क्वेश्चन। एक शिक्षिका छोटे बच्चों को शुरुआती वर्षों में नियंत्रण अथवा प्रोत्साहन के रूप में अपनी भाषा अर्जित करने के योग्य बनाती है और उसी के अनुरूप व्यवहार करने के लिए कहती है, तो वे किसका अनुगमन कर रही है? तो ये जो उत्तर होगा इसका टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स उपागम, ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। एक शिक्षिका छोटे बच्चों को शुरुआती वर्षों में नियंत्रण अथवा प्रोत्साहन के रूप में अपनी भाषा अर्जित करने के योग्य बनाती है और उसी के अनुरूप व्यवहार करने के लिए कहती है, तो वे क्या करता है, वे टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स उपागम का अनुगमन कर रही है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा, 107 का भी हो जाएगा, टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स उपागम। चलिए ये सभी आप जो देख पा रहे हैं, ये आपका सीटेट का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, जो 9 जनवरी 2023 को जो सीटेट का एग्ज़ाम हुआ था, उसी का यह प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप लोग के लिए आज हम लेकर के आए हैं, जो कि आपका डिस्कशन कर रहे हैं। तो बहुत ही इम्पोर्टेंस है, वीडियो को आप शुरू से अंत तक वॉच कीजिएगा और बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपका सीटेट एग्ज़ाम को करेक्ट करने के लिए सभी प्रश्न, क्योंकि सभी क्वेश्चन क्या है इंपॉर्टेंस है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रिपीट करता है, 70% क्वेश्चन रिपीट करता है प्रीवियस ईयर से ही सीटेट में। और आप मान के चलिए कि इस बार आपका सीटेट आपको पास करना है, तो बस वीडियो को शुरू से अंत तक वॉच कीजिए, और प्रत्येक वीडियो को वॉच कीजिए, बार बार वॉच कीजिए, और आप ईजी वे से आप 110, 120, 130 आप स्कोर कर सकते हैं। क्योंकि आपको जब कुछ दिन आप कंटिन्यू वीडियो को वॉच कीजिएगा तो वो फील होने लगेगा और सभी आपको याद भी हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 108 नंबर। भाषा देश का एक सामाजिक उपकरण है, तो भाषा क्या है, किसका एक सामाजिक उपकरण है? तो भाषा जो आपका क्या है, अंतःक्रिया, भाषा क्या है, अंतःक्रिया का एक सामाजिक उपकरण है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। भाषा क्या है, अंतःक्रिया का एक सामाजिक उपकरण है, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। अब जो शुरुआत, यह सब पेडागोजी का प्रश्न है, और पेडागोजी बहुत ही महत्वपूर्ण है, और पेडागोजी में पकड़ आ गया तो फिर आप किसी भी सेट को ले लीजिए, आपका पेडागोजी में आपका सही होने लगेगा। और पैसेज तो आपका गद्यांश और पदांश तो पढ़ के ही आपका 15 नंबर आ जाएगा। 15 नंबर पेडागोजी में आपको पकड़ बनाने का आवश्यकता है, और वो पकड़ बन जाएगा तो फिर सीटेट पास करना आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देते हैं 109 नंबर क्वेश्चन। पढ़ते समय विवरण, स्थान, नाम, तारीख, समय आदि को खोजना है, क्या है वो? वैश्विक अवबोधन, स्थानीय अवबोधन, निष्कर्ष निकालना, या फिर पाठ्य वस्तु का निर्वचन। तो इसका जो सही उत्तर होगा आपका स्थानीय अवबोधन, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा, स्थानीय अवबोधन। पढ़ते समय विवरण, स्थान, नाम, तारीख, समय आदि को जो खोजना है वह किस तरह का अवबोधन है? तो आपका स्थानीय अवबोधन, ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं 110 नंबर क्वेश्चन। 110 नंबर क्वेश्चन आपका है, एक शिक्षिका कक्षा 5 के शिक्षार्थियों को पढ़ने का आनंद लेने और अवधारणा की बेहतर समझ प्राप्त करने के लिए एक लंबा लेख पढ़ने के लिए कहती है, तो वे जो है किसका अभ्यास कर रही है? वे किसका अभ्यास कर रही है? विस्तृत पठन, जिज्ञासा पठन, या फिर गहन पठन, या फिर साथी पठन। तो इसका जो सही उत्तर होगा आपका विस्तृत पठन, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, विस्तृत पठन। 110 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए
विस्तृत पठन। एक शिक्षिका कक्षा 5 के विद्यार्थियों को पढ़ने का आनंद लेने और अवधारणा की बेहतर समझ प्राप्त करने के लिए एक लंबा लेख पढ़ने के लिए कहती है, तो वे जो है विस्तृत पठन का अभ्यास कर रही है। वे विस्तृत पठन का अभ्यास कर रही है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 111 111 नंबर क्वेश्चन। एक शिक्षक छोटे बच्चों को नए शब्द सिखाने के लिए वास्तविक वस्तुओं का उपयोग करती है, क्योंकि जो है वो एक शिक्षक छोटे बच्चों को नए शब्द सिखाने के लिए वास्तविक वस्तुओं का उपयोग करती है, क्योंकि जो है वह क्या है, क्योंकि यह शिक्षार्थियों को शब्द और वस्तुओं के बीच संबंध जोड़ने में मदद करता है और जो वे अपने वास्तविक जीवन में देखते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी इसका सही हो जाएगा। 111 का डी हो जाएगा। एक शिक्षक छोटे बच्चों को नए शब्द सिखाने के लिए वास्तविक वस्तुओं का उपयोग करता है, तो क्यों करता है? तो एक शिक्षक छोटे बच्चों को एक नए शब्द सिखाने के लिए वास्तविक वस्तुओं का उपयोग करती है, क्योंकि यह विद्यार्थियों को शब्द और वस्तुओं के बीच संबंध जोड़ने में मदद करता है जो वे अपने वास्तविक जीवन में देखते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्योंकि आप वास्तविक वस्तु को आप उपयोग करेंगे शब्द को सिखाने में, तो क्या होगा विद्यार्थी के जीवन में जो होता है वास्तविक जीवन में, वह उसको फील करता है और यह क्या करता है, वो शब्द और वस्तुओं के बीच जो संबंध जोड़ने में जो वो क्या करता है, मदद करता है। क्योंकि वो जो दिखता है वही उसको वहाँ पर भी क्लास में भी समझाया जाता है। इससे क्या होगा, उसको रिजल्ट उसका अच्छा होता है और उसका अधिगम क्या होता है, वो बढ़िया होता है। चलिए अब अगला प्रश्न आपका 112 नंबर क्वेश्चन आपका 112 नंबर क्वेश्चन आपका। जब एक शिक्षार्थी को नई भाषा सिखाते हैं लेकिन वह उसे बोलता नहीं है, तो इस अवधि को क्या कहते हैं? देखिए, जब एक शिक्षार्थी को नई भाषा सिखाते हैं लेकिन वह उसे बोलता नहीं है, तो इस अवधि को क्या कहते हैं? इस अवधि को क्या कहते हैं? मूक। क्या कहते हैं? मूक। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। मूक, इस अवधि को मूक बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर 20 का हो जाएगा। जब एक विद्यार्थी को नई भाषा सिखाते हैं लेकिन वह उसे बोलता नहीं है, तो इस अवधि को मूक कहते हैं। इस अवधि को क्या कहते हैं? मूक। चलिए अगला प्रश्न आपका 113 नंबर क्वेश्चन। एक प्रभावी भाषा शिक्षक, एक जो प्रभावी भाषा शिक्षक होता है, जो इफेक्टिव लैंग्वेज के लिए जो जाना जाता है, उस वैसे शिक्षक वो क्या करता है? जो भाषा को प्रभावी बनाने वाला जो शिक्षक होता है, वैसे शिक्षक क्या करता है? तो बच्चों को पाठ्य पुस्तक में दिए गए सभी प्रश्नों के उत्तर याद करवाएगा, या फिर पाठ्य वस्तु के साथ साथ अन्य संस्थानों का प्रयोग करेगा, या फिर केवल पाठ्य वस्तु या पाठ्य पुस्तक में दिए गए प्रश्नों का प्रयोग करते हुए प्रश्न पत्र का निर्माण करेगा, या फिर पूरी तरह से प्रस्तावित पुस्तक पर निर्भर करेगा। तो वह जो है एक प्रभावी भाषा शिक्षक का काम क्या है? एक प्रभावी भाषा शिक्षक जो है क्या करता है, वो आपका एक प्रभावी भाषा शिक्षक क्या करता है, वो पाठ्य वस्तु के साथ साथ अन्य संसाधनों का प्रयोग भी करता है। एक प्रभावी शिक्षक जो है वह पाठ्य वस्तु के साथ साथ अन्य संसाधनों का भी प्रयोग करता है, तब जाकर के वह एक प्रभावी भाषा शिक्षक बन सकता है। क्योंकि वो पाठ्य वस्तु तो है, वो तो है, उसके साथ साथ तो अन्य संस्थानों का भी जो प्रयोग होता है उसको भी वो करता है, तब जाकर वो एक प्रभावी शिक्षक हो पाता है। चलिए ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका 114 नंबर क्वेश्चन आपका है। एक शिक्षक शिक्षार्थियों के भाषा कार्यों को एक फोल्डर में रखते हैं और बाद में उसे शिक्षार्थी की भाषा उपलब्धि के आकलन के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो आकलन की यह रणनीति क्या कहलाती है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। देखिए, सभी प्रश्न महत्वपूर्ण हैं। आप किसी भी सब्जेक्ट को हल्का में नहीं लें, क्योंकि आप हल्का में लेंगे तो फिर आप हल्का हो जाएंगे। क्योंकि आप हल्का में लेना नहीं है किसी भी सब्जेक्ट को, आप ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाइए। तो आप सभी सब्जेक्ट को अच्छा से पढ़ाई कीजिए, चाहे वो हिंदी हो, CDP हो, पर्यावरण हो, या फिर गणित हो, या फिर इंग्लिश हिंदी जो भी हो।
तो एक शिक्षक जो है विद्यार्थियों के भाषा कार्यों को एक फोल्डर में रखते हैं और बाद में उसे जो है विद्यार्थी की भाषा उपलब्धि के आकलन के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो आकलन की यह रणनीति क्या कहलाती है? तो यह रणनीति क्या कहलाती है? पोर्टफोलियो आकलन। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी इसका सही हो जाएगा, 114 का डी, पोर्टफोलियो आकलन। एक शिक्षक विद्यार्थियों के भाषा कार्यों को एक फोल्डर में रखते हैं और बाद में उसे विद्यार्थी की भाषा उपलब्धि के आकलन के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो आकलन की यह रणनीति क्या कहलाती है? पोर्टफोलियो आकलन। बहुत ही अच्छा प्रश्न था, ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपका लक्ष्य भाषा सीखने में। लक्ष्य भाषा सीखने में शिक्षार्थी की मातृभाषा के हस्तक्षेप की अनुमति न होने वाली शिक्षण पद्धति को क्या कहा जाता है? लक्ष्य भाषा सीखने में विद्यार्थी की जो मातृभाषा के हस्तक्षेप की अनुमति न होने वाली शिक्षण पद्धति को क्या कहा जाता है? तो इसका जो सही उत्तर होगा आपका प्रत्यक्ष पद्धति। क्या कहा जाता है? प्रत्यक्ष पद्धति। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। ये सभी को याद रखेंगे क्योंकि पेडागोजी का सवाल है, समझते हैं वो याद कर लेंगे। प्रैक्टिस करते करते आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, बहुत ज़्यादा प्रीवियस ईयर कर लेंगे, 100, 200, 300 जितना भी है प्रीवियस ईयर। और उम्मीद है कि हम इतना ज़्यादा प्रीवियस ईयर करा देंगे कि आपको सभी याद हो जाएगा। और आप अधिक से अधिक प्रीवियस ईयर को कीजिए, आपको बहुत सारा चीज़ आपको जानने को मिलेगा और बहुत सारा सीखने को मिलेगा और आपको बहुत सारा आइडिया भी होगा कि किस तरह का प्रश्न पूछे जाते हैं लेटेस्ट पैटर्न सीटेट का। चलिए, तो लक्ष्य भाषा सीखने में विद्यार्थी की जो मातृभाषा के हस्तक्षेप की जो अनुमति न होने वाली शिक्षण पद्धति को क्या कहा जाता है? प्रत्यक्ष पद्धति। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपका है 116 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन सा अधोगामी उपागम पर आधारित नहीं है? जो है अधोगामी उपागम पर आधारित नहीं है। तो शिक्षार्थी भाषा के अर्थ को जानने के लिए अपने पूर्व ज्ञान का उपयोग करता है। शिक्षार्थी जब पढ़ता है या सुनता है तो वह यह अनुमान लगाता है कि आगे क्या होने वाला है, या फिर शिक्षार्थी एकल शब्द या पद पर ध्यान केंद्रित करते हुए भाषा को समझते हैं, या फिर शिक्षार्थी कविता या कहानी से शुरू करते हैं और फिर अक्षर पर आते हैं। तो इस तरह का जो अब इसका जो सही उत्तर होगा आपका 116 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। यह क्या है? जो अधोगामी उपागम पर आधारित नहीं है। क्या नहीं है? तो शिक्षार्थी एकल शब्द या पद पर ध्यान केंद्रित करते हुए भाषा को समझते हैं। यह जो है आपका क्या है? अधोगामी उपागम पर आधारित नहीं है। एक और बाकी जो है शिक्षार्थी भाषा के अर्थ को जानने के लिए अपने पूर्व ज्ञान का उपयोग करता है। ये जो क्या है? आपका अधोगामी उपागम पर आधारित है। ठीक है, ये आपका है। फिर आपका शिक्षार्थी जब पढ़ता है या सुनता है तो वह अनुमान लगाता है कि आगे क्या होने वाला। यह भी क्या है? आपका अधोगामी उपागम पर आधारित है। फिर आपका शिक्षार्थी कविता या कहानी से शुरू करते हैं और फिर अक्षर पर आते हैं। यह भी क्या है? अधोगामी उपागम पर आधारित है। और आपका ये जो शिक्षार्थी एकल शब्द या पद पर ध्यान केंद्रित करते हुए भाषा को समझते हैं, तो वह क्या आपका जो क्या है? अधोगामी उपागम पर आधारित नहीं है। और जो नहीं है उसी को आपको सही करना है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 117 क्या है? औपचारात्मक शिक्षण। औपचारात्मक शिक्षण क्या है? देखिए, शिक्षार्थी के सीखने में आने वाली जो रिक्तियों को भरना, या फिर गलत रूप से समझी गई अवधारणाओं को सही करना, या फिर कक्षा में सजातीयता को बनाए रखना, या फिर नई भाषा गतिविधि से परिचय कराना। तो औपचारात्मक शिक्षण क्या है? औपचारात्मक शिक्षण क्या है? तो आपका क्या है? औपचारात्मक शिक्षक जो आपका शिक्षण जो है क्या है? शिक्षार्थी इसको विद्यार्थी बोलते हैं। शिक्षार्थी के सीखने में आने वाली रिक्तियों को भरना क्या कहलाता है? औपचारात्मक शिक्षण। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। औपचारात्मक शिक्षण क्या है? विद्यार्थियों के सीखने में जो आने वाली जो रिक्तियाँ को भरना क्या कहलाता है? औपचारात्मक शिक्षण। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। चलिए अब अगला प्रश्न आपका 118 नंबर प्रश्न आपका है, सीखने की वह अक्षमता जो हमारे पढ़ने, निर्वचन करने और अक्षरों, शब्दों एवं संकेतों को समझने की जो योग्यता को प्रभावित करती है, वो क्या कहलाता है? तो वह क्या कहलाता है? डिस्लेक्सिया। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। डिस्लेक्सिया। सीखने की वह अक्षमता जो हमारे पढ़ने,
निर्वचन करने और अक्षरों, शब्दों एवं संकेतों को समझने की जो योग्यता को प्रभावित करते हैं उसे क्या कहते हैं? डिसलेक्सिया। सीखने की वह अक्षमता, जो सीखने में जो वह जो आपका जो डिसेबिलिटी जो होता है, मतलब सीखने की जो वह अक्षमता जो हमारे पढ़ने, निर्वहन करने और अक्षरों, शब्दों एवं संकेतों को समझने की जो योग्यता को प्रभावित करते हैं उसे क्या कहते हैं? डिसलेक्सिया। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, डिसलेक्सिया। चलिए अगला प्रश्न है आपका 119 नंबर क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन सा भाषा की कक्षा में प्रिंट समृद्ध परिवेश में आता है? भाषा की कक्षा में प्रिंट समृद्ध परिवेश में आता है, क्या आता है? कक्षा में प्रदर्शित चार्ट्स, पोस्टर्स, कक्षा के प्रदत्त कार्य या फिर परिवेश में साइन बोर्ड्स, प्लेकार्ड, लेबल्स, पेपर्स आदि, या फिर कक्षा पुस्तकालय की अलमारियों में रखी हुई पुस्तकें, या फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जैसे टीवी, कंप्यूटर, स्मार्टफोन आदि। तो जो है भाषा की कक्षा प्रिंट समृद्ध परिवेश में वह आता है, वह क्या चीज़ आता है? भाषा की कक्षा में प्रिंट समृद्ध परिवेश में, तो ये जो आपका उत्तर होगा इसका, कक्षा में प्रदर्शित चार्ट्स, पोस्टर्स, कक्षा के प्रदत्त कार्य। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। कक्षा में प्रदर्शित चार्ट्स, पोस्टर्स, कक्षा के प्रदत्त कार्य, यह सभी क्या कहलाता है? ये आपका यह किस में आता है? भाषा की कक्षा में प्रिंट समृद्ध परिवेश में आता है। कक्षा में प्रदर्शित चार्ट्स, पोस्टर्स, कक्षा के प्रदत्त कार्य, वह जो है वह भाषा की कक्षा में प्रिंट समृद्ध परिवेश में आता है। तो 119 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। चलिए अब आपका लास्ट क्वेश्चन है, अंतिम प्रश्न आपका है 120 नंबर क्वेश्चन। प्रथम पीढ़ी के शिक्षार्थी हुए हैं, देखिए प्रथम पीढ़ी के जो शिक्षार्थी है, जो विद्यार्थी है, वो क्या है? अपने परिवार में सबसे पहले विद्यालय गए, या फिर दाखिला लेने के लिए विद्यालय में पहली बार आए, या फिर विद्यालय तैयारी कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे हैं, या फिर विद्यालय में पहली बार भाषा सीख रहे हैं। देखिए प्रथम पीढ़ी के जो विद्यार्थी है वो कौन होता है? तो प्रथम जो पीढ़ी के जो विद्यार्थी है वो आपका पहले परिवार में सबसे पहले विद्यालय गए, वो क्या कहलाता है? प्रथम पीढ़ी के विद्यार्थी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए। प्रथम पीढ़ी के विद्यार्थी क्या है? जो पहले परिवार में सबसे पहले जो विद्यालय गया वह क्या कहलाएगा? प्रथम पीढ़ी के विद्यार्थी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। प्रथम पीढ़ी के जो शिक्षार्थी वे होते हैं जो अपने परिवार में सबसे पहले विद्यालय गए, वह क्या कहलाता है? प्रथम पीढ़ी के विद्यार्थी। जो सबसे पहले विद्यालय गया उस परिवार में वह क्या कहलाएगा? प्रथम पीढ़ी। उसके बाद फिर दूसरे पीढ़ी, फिर तीसरी पीढ़ी, ऐसे ही चलते रहता है। तो प्रथम परिवार में जो सबसे पहले विद्यालय गए वह क्या कहलाता है? प्रथम पीढ़ी के विद्यार्थी या शिक्षार्थी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। तो इस तरह से आज इस वीडियो में 30 जो आपका MCQ क्वेश्चन था, जो आपका प्रीवियस ईयर से लिया गया था, हिंदी का सीटेट का जो प्रीवियस ईयर था 9 जनवरी 2023 को पूछा गया प्रश्न था। तो इस वीडियो में 30 इम्पोर्टेंस हिंदी का क्वेश्चन पेपर को कवर किया। आगे फिर नेक्स्ट वीडियो में फिर और भी सब्जेक्ट का वीडियो लेकर के आएंगे। तब तक के लिए सभी को थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।